हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। नेशनल इनकम को कंप्लीट करने के बाद अब हम मनी पे आ चुके हैं। मनी पे भी एक क्विक डिस्कशन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। और मनी में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार्टर सिस्टम, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या होता है। सो जो भी पहली बार चैनल को व्यू कर रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, और बाकी डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, वहां पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट मनी एंड लेट्स टेक अ डीप डाइव, ताकि डिटेल में थोड़ा कंसेप्ट को क्विकली समझ जा सके। आगे आते हैं कि मनी होता क्या है, व्हाट इज मनी, यानी इसकी बात करते हैं। तो मनी इज समथिंग दैट होल्ड इट्स वैल्यू ओवर टाइम, कैन बी इजिली ट्रांसलेटेड इनटू प्राइसेस एंड इज वाइडली एक्सेप्टेड। मनी कोई भी चीज ऐसी होती है जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, जिससे हम ऑब्वियसली कमोडिटी वगैरह परचेज कर सकें। तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है फॉर वेरियस गुड एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वहां पे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वहां पे मनी का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बार्टर सिस्टम से मनी के बीच की जो जर्नी है, उस पर अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चीजें होती हैं। यानी सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, जो गुड्स टू गुड्स का एक्सचेंज होता है, क्या होता है उस पर अभी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आए मेटेलिक मनी के दौर में, जिसमें आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है, एलॉय मेटल्स है, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आपका पेपर मनी आया है, और एट द लास्ट वी हैव गॉट द ई मनी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये तमाम तरीके की चीजें जो हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बार्टर सिस्टम की, कि ये बार्टर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है, दिस गाय हैज गॉट द गोट। और इसी तरीके से हम बात करें तो इनके पास जो है टोमेटोज हैं। तो बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी जब ये गुड्स गुड्स और गुड्स का जो एक्सचेंज होता है, उसी एक्सचेंज प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसी एक्सचेंज प्रोसेस को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। An economy where there is a direct barter of goods and services is called as a barter economy, or C2C economy, यानी commodity to commodity exchange of good with tomato। ये जो बात की जा रही है, ये हमारा क्या है? ये हमारा बार्टर सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसमें ये जो पहला पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। यानी बार्टर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज दिस गाय हैज गॉट अ फिश एंड दिस गर्ल हैज गॉट अ मटन। तो क्या ये अपने गुड को और ये अपने गुड को एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माइट बी पॉसिबल कि इनके पास फिश है, ठीक है ना, और उनको चाहिए है मटन, लेकिन दिस लेडी शी डोंट वांट फिश फॉर एक्सचेंजिंग दिस चिकन, शी वांट समथिंग एल्स, उसको वेजिटेबल चाहिए या कोई और गुड चाहिए। तो ऐसे केसेस में भी हम देखते हैं बार्टर सिस्टम के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बार्टर सिस्टम कैन ओनली वर्क वेयर बोथ द पार्टीज आर रेडी टू एक्सचेंज देयर गुड्स विद ईच अदर। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में क्या होगा? इन द बार्टर सिस्टम all commodities are not of equal value and there is no common unit of value of all। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू यहाँ पे एक, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम आज के टाइम की बात करें, तो अगर हम देखते हैं तो भाई वन के जी, लेट सपोज 1 kg की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है। तो ये क्या है? कॉमन मेजरमेंट होता है। उस वक्त में कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इशू था बार्टर सिस्टम का। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अब ये कार है, इस कार को आप हॉर्स से या इस कार को इस शूज से कैसे एक्सचेंज कर सकते हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कार की अपनी एक वैल्यू आज के टाइम में हमको पता है, लेकिन उस टाइम में ये प्रॉब्लम है कि कार को हॉर्स से और कितने हॉर्स से, कार को शूज से और कितने शूज से एक्सचेंज किया जाए, ये वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन उस दौर में रही। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब देखो डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी पॉसिबल अंडर द बार्टर सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि बार्टर सिस्टम फेल हो गया था जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जैसे अरेंजमेंट ऑफ गुड ऑफ सेम क्वालिटी में नॉट बी पॉसिबल इन फ्यूचर। यानी जब आप लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की बात करते हैं, तो आज आपने किसी पार्टी से प्रॉमिस किया कि हम आज आपको इस क्वालिटी का गुड देंगे, अब 6 महीने बाद ये एक्सचेंज ऑफ गुड होने वाला है, लेकिन सेम क्वालिटी ऑफ गुड को आप जो है अरेंज नहीं कर पाए। कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच कमोडिटी टू बी यूज्ड इन एक्सचेंज। कौन सी कमोडिटी एक्सचेंज की जाएगी? प्रॉमिस कुछ की गई थी लेकिन एक्सचेंज कुछ हो रही है। कमोडिटी विच इज टू बी यूज फॉर रीपेमेंट may lose its value at the time of repayment। अब देखिए यहाँ पे क्या है?
commodity which is to be used for repayment may lose its value at the time of repayment. अब जिस कमोडिटी की बात की गई, मान लीजिए अनियंस के बदले पोटैटो देने की बात की गई, लेकिन जब वापस करने का वक्त आया है तो ये बेसिकली वैल्यू लूज कर गई है, क्वालिटी खराब हो गई, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये एक कुछ कम प्रॉब्लम थी जिसको हम लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की बात करते हैं, उसका पार्ट है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें, स्टोरेबिलिटी वाज अ चैलेंज, यानी वेयर हाउस गोडाउन का कंसेप्ट उस टाइम नहीं था, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि प्रॉमिस कर दिया गया कि राइस या व्हीट आपको दिया जाएगा 4-6 महीने बाद, लेकिन दिक्कत यह है कि इसको एडजस्ट करना, इसको उस टाइम रखना वाज अ बिग चैलेंज, और पता चलता है कि वो खराब हो जाता है। स्टोरेज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एज इट रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट। ये बहुत बड़ा इशू था कि टाइम, एफर्ट, मनी, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से अगर आज कोई प्रॉमिस किया गया है कि 3 महीने बाद एक्सचेंज ऑफ गुड होगा, तो 3 महीने बाद क्या वो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। दिस वाज अ बिग क्वेश्चन। अच्छा, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जैसे आज देखिए बैंकों के पास लॉकर होता है, उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम देयर वाज नो सच सिस्टम लाइक वी हैव मनी लॉकर इन टुडेज टाइम where we can store, and if it is available we have a storage cost and the fear of capital loss also. तो अगर हम बात करें कि उस टाइम क्या था, ये चीजें नहीं थे। आज के टाइम में क्या है कि आप स्टोरेज कॉस्ट तो है कि आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, और डिपॉजिट कर लोगे तो आपकी अपना पैसा वगैरह या फिर आपकी ज्वेलरी या फिर अगर घर के कागजात वगैरह जो हैं वो बच सकते हैं। ओके, अब हमने लिमिटेशन पे जब बात कर लिया है तो अब आ जाते हैं फंक्शंस पे बात कर लेते हैं कि भाई मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। प्राइमरी फंक्शन, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। प्राइमरी फंक्शन में 2 मेन फंक्शन है। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आप सबसे प्रमुख जो काम होता है पैसे का वो क्या होता है, सामान को खरीदना और उसके बदले पैसा देना। दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये बात बिल्कुल सही है। मनी हेल्प इन कैलकुलेटिंग प्राइसेस ऑफ गुड, ड्यू टू दिस रीजन इट इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। ये देखिए याद रखिएगा, ये पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन की एक्सप्लेन मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कि रुपीज द यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया, पाउंड इन इंग्लैंड एंड डॉलर इन यूएसए। तो यूनिट ऑफ अकाउंट भारत के लिए क्या है, भारत के लिए रुपया है। यूनिट ऑफ अकाउंट अमेरिका के लिए क्या है, डॉलर है। यूनिट ऑफ अकाउंट लेट सपोज कि यूके के लिए है तो यूके के लिए यूके पाउंड है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि बेसिकली अगर इफ यू आर हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो उसी से आप किसी ना किसी प्रकार का परचेज कर पाते हो, ठीक है ना। तो ये कॉमन डिनोमिनेशन होती है, यानी मनी के अलावा कोई ऐसी चीज और नहीं अवेलेबल है मार्केट जिसके थ्रू बहुत इजीली आप किसी भी सामान को खरीद पाओ और बेच पाओ। सेकेंडरी फंक्शंस पे आ जाते हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मनी फ्यूचर पेमेंट आर पॉसिबल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मनी हैज हेल्प सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन। आज सामान खरीदा, 6 महीने बाद आप पेमेंट कर रहे हो। तो ये जो होता है, जो फ्यूचर पेमेंट होता है, ये फ्यूचर पेमेंट की जो प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम के टाइम थी, वो प्रॉब्लम इसने कहीं ना कहीं सॉल्व कर दी है, वो प्रॉब्लम अब नहीं रह गई। स्टोर ऑफ वैल्यू, इट मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये एक अच्छी बात है कि स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत अच्छी चीज है। मतलब परचेजिंग पावर जो है वो हो सकती है, शिफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब आज नहीं खरीदना है, आप 6 महीने बाद खरीद दो। बार्टर सिस्टम में क्या था कि आपके पास पोटैटो है, सामने वाले के पास टोमेटो है, दोनों लोग सामान एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वो फ्यूचर तक उसको डिले करना पॉसिबल नहीं। आज आपको सामान खरीदना है, आपने सोचा कि यार आज नहीं खरीदेंगे, 1 महीने बाद खरीदेंगे, 1 महीने बाद खरीदेंगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इफ यू आर हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ कैश इन योर पॉकेट, सेम कैश आप आज दो, सेम कैश 1 महीने बाद दो, सेम कैश 1 साल बाद दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की बात करें, मनी सर्व एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांसफर ऑफ मनी लेड टू द इमर्जेंस ऑफ एमएनसीज। ये बहुत ईजी है, आप बैठे हो इंडिया में, आपको ट्रांसफर करना है पैसा यूएई में, बहुत इजीली ट्रांसफर कर दो। यूएई से इंडिया में बहुत इजीली ट्रांसफर कर दो। वहां पे ये पॉसिबल नहीं था, वहां पे जिससे भी आपको गुड लेना है वो आपके सामने फिजिकली अवेलेबल है और उसी से आपको सामान खरीदना है। ये आज की तरीके से नहीं पॉसिबल है कि आपको इंडिया से नहीं लेना, इंडिया के बाहर से लेना है। दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ मनी ऑफ द मॉडर्न टाइम।
ठीक है, एक बार मैं फिर से वापस जाता हूं क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू आता है। दूसरा, सेकेंडरी फंक्शन में फ्यूचर पेमेंट्स जो पॉसिबल हैं, जिसके लिए स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट की बात की गई है, वो आएगा। और स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी परचेजिंग पावर को आप प्रेजेंट से फ्यूचर ट्रांसफर कर सकते हो या करते हो या कर सकते हो, जस्ट एंड दिस इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मनी। लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका जो आता है वो आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का आता है। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में क्या है कि मनी को किस दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी पे बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म्स ऑफ मनी होता क्या है। तो सबसे पहले क्या है, आपका आता है फिएट मनी। फिएट मनी मतलब जैसे मान लीजिए कि आरबीआई, ठीक है ना, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों ये अथॉरिटी हैं जो कि पैसे को इशू करती है। फिड्यूशियरी मनी बेसिकली एक ऐसा मनी होता है जिसको नॉर्मली तो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन पेयर और पेई, जैसे मान लीजिए चेक, चेक से आप कोई बाजार चलते हुए सामान तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन चेक के थ्रू जो पेयर होता है और जो हमारा पेई है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो जाए विद द हेल्प ऑफ चेक, तो ट्रांजेक्शन कैन बी पॉसिबल। फुल बॉडीड मनी क्या है, इट रिफर्स टू द कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एंड व्हेन दीज आर इशूड। यहां पे क्या होता है, फुल बॉडीड मनी में जो कमोडिटी वैल्यू होती है और जो आपकी मनी वैल्यू होती है वो सेम होती है। कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू सेम होती है। क्रेडिट मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। ठीक है ना, ये है। अब देखिए यहाँ पे फुल बॉडीड मनी में क्या है कि आपका जो मनी वैल्यू है और कमोडिटी वैल्यू सेम है। क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू के मुकाबले। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये क्या होगा, ये आपका क्रेडिट मनी का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये जो सिक्का होता है, जिस भी मटेरियल से बनता है, जिस भी मेटल से बनता है, मान लीजिए लेट सपोज कॉपर से बनता है, तो ये 10 रुपए का जो सिक्का है, इसकी वैल्यू 10 रुपए शायद इस वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे अपनी एक सिग्नेचर है, अप्रूवल है। लेकिन इसको अगर आप लेके जाओ किसी भी ज्वेलरी शॉप पे और अगर उसको कहो कि भाई ये 10 रुपए के सिक्के के बदले आप कितना दे पाओ, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो शायद आपको 2 रुपया 3 रुपया या 4 रुपए से ज्यादा ना दे। लेकिन फुल बॉडीड मनी में क्या होता है कि ये जो क्वाइंस होते हैं, इनकी अपनी वैल्यू और कमोडिटी की वैल्यू सेम होती है। यानी जिस मटेरियल या जिस मेटल या जिस भी आइटम से ये बनाए जाते हैं और इसके ऊपर जो लिखा रहता है, वो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होती है। उसके बाद क्या आ गया, बैंक मनी। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक, ये जो डीडी होता है उसी को हम बैंक मनी कहते हैं। यानी पब्लिक जब अपना अकाउंट बैंक में खुलवाती है तो वो जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है उसी को बैंक मनी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी में क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, यानी एक देश के जो नागरिक होते हैं उनके पास जो करेंसी रखी रहती है। वॉल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक के जो तिजोरी होती है या फिर जो वॉल्ट होता है उसमें जो पैसा रखा होता है। और कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, ठीक है ना, यानी कमर्शियल बैंक का जो भी पैसा होता है आरबीआई के पास रखा होता है। ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द हाई पावर्ड मनी। करेंसी विद द पब्लिक, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक केप्ट विद द आरबीआई। दिस इज कॉल्ड द मॉनेटरी बेस और द बेस मनी इन द इकोनॉमी। ये बात याद रखिएगा कि हाई पावर्ड मनी से सवाल अगर ये आ गया कि भाई हाई पावर्ड मनी क्या होता है, तो ये मॉनेटरी बेस होता है, देश का बेस मनी होता है इकोनॉमी के अंदर। तो उसमें क्या होता है, पब्लिक के हाथ में रखा हुआ करेंसी, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है और कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास जो है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है ना, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, टोटल स्टॉक ऑफ मनी है जो कि पब्लिक के पास रखा हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो ये क्या है, ये स्टॉक कंसेप्ट होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहता तो वो क्या रहता, वो फ्लो रहता। तो याद रखिएगा कि सप्लाई ऑफ मनी फ्लो नहीं होता है, बल्कि सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक होता है। आगे, स्टॉक ऑफ मनी ओनली मीन दीज दोज पीपल हु आर द यूजर्स ऑफ मनी एंड नॉट द क्रिएटर्स ऑफ मनी। ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा। यूजर ऑफ मनी हमारा हाउस होल्ड होता है
यूजर ऑफ मनी हमारा फर्म या प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन अगर हम क्रिएटर ऑफ मनी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटर होती है, हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो क्रिएटर होता है। देखिए अगला टॉपिक ये है भी कि हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, तो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड ऑल्सो द बैंकिंग सिस्टम। वापस मैं आ जाऊं तो सप्लाई ऑफ मनी में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड, ठीक है ना, तो सप्लाई ऑफ मनी याद रखिएगा कि इट इंक्लूड द यूजर्स ऑफ मनी एंड यूजर्स आर द वन हु आर द कंज्यूमर्स like the household and the firm. They are not the producers like the government of India or the banking system. अच्छा मनी सप्लाई पे हम बात किए हैं, तो आगे हम आ जाते हैं। अब देखिए इंडिया में 4 अल्टरनेटिव होते हैं पैसे को मेजर करने के। उसमें आपका M1, M2, M3, M4 फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको M1 याद रखना है, C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल केप्ट विद द कमर्शियल बैंक, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। यानी सी मतलब हो गया सबसे पहले तो आपका करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, ठीक है ना, करेंसी एंड कॉइन केप्ट विद द पब्लिक। और डी जो हो गया वो क्या हो गया आपका, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विच आर केप्ट विद द कमर्शियल बैंक, यानी लोगों का पैसा जो कमर्शियल बैंकों के पास रखा हुआ है। और तीसरा हमारा अदर डिपॉजिट, जो कि बाकी पैसा बचा कुचा पैसा आरबीआई के पास है। अब पब्लिक का पैसा जो कमर्शियल बैंकों में रखा हुआ है उसके भी 3 टुकड़े हैं। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, डिमांड डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, नाबार्ड जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, ठीक है ना। उसके बाद फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा और सरकारों का पैसा जो आरबीआई के पास रखा है, ठीक है ना, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो है हमारे आरबीआई के पास रखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि करेंसी एंड कॉइन जो कॉमन पब्लिक के पास है, कमर्शियल बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा रखा है, डिमांड डिपॉजिट का ब्रॉडर मतलब है इसमें पब्लिक का भी है और ग्लोबल फाइनेंशियल और डोमेस्टिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने आरबीआई के पास अपना पैसा रख रखा है वो भी होगा। और उसके बाद अदर डिपॉजिट्स विच आर केप्ट विद द आरबीआई, ये भी हो जाएगा। ओके अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या है, अदर डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई, यानी भारत सरकार जो आरबीआई के पास पैसा रखती है उसको हम ओडी का पार्ट नहीं बनाते हैं। और डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, यानी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम जो आरबीआई के पास पैसा रखा होता है। एक क्वेश्चन है कि व्हाई द कैश डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई आर नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, अब इसका जवाब आप खुद ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या फिर पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपने नंबर को साझा कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जरूर आंसर भेजिएगा। सेंड मी योर नेम, योर स्कूल नेम एंड प्लेस फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली बिलोंग, 7080778120। ये क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैश डिपॉजिट होता है और कमर्शियल बैंकों का पैसा जो आरबीआई के पास रखा रहता है उसको मनी सप्लाई का पार्ट क्यों नहीं बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे 2 चीजें और आ रही है कि ये टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बीच में फर्क क्या होता है। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी टर्म के बेसिस पे होता है कि मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल के। डिमांड डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता, आप गए बैंक अकाउंट आपने ओपन कराया है तो आप कभी भी जाके पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है। Depositors cannot withdraw money as and when required, can be withdrawn as when required। देखिए टर्म डिपॉजिट्स के केस में जैसे हमारा क्या आ जाता है, एक एग्जांपल है हमारा एफडी। अब एफडी की अगर हम बात करें तो इसको कभी भी नहीं निकाला जा सकता, बल्कि बैंक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, उसके बाद ही पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो डिमांड डिपॉजिट्स को किसी भी पॉइंट पे विड्रॉ किया जाता है। आप कभी भी बैंक के पास पहुंचो, बैंक को चेक दो, बैंक उसी पॉइंट पे आपको पैसा दे देगा। बैंक ये नहीं कह सकता है कि हम आपको पैसा आज नहीं देंगे। दीज आर नॉट द चेकेबल डिपॉजिट। जो बात मैं कहता चेकेबल डिपॉजिट मतलब बाकायदा चेक होता है, चेक पे जो है आप अपना साइन वाइन करके ऐसा वो कर सकते हो। तो दीज आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट एज वी कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट। These are checkable deposits. Deposits can be withdrawn. Depositors can withdraw their money at any point of time by signing a check. Saving account and current account are part of these. देखिए मैं बताया था डिमांड डिपॉजिट में होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप साइन करिए,
पैसा निकाल लीजिए, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इसका पार्ट होता है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें हमने टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट के डिफरेंस पे बात किया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत के अंदर आरबीआई जो है मनी का प्रिंसिपल सप्लायर है, यानी सबसे एक तरीके से हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होना है, आरबीआई है, जो सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में आता है। आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे आरबीआई करेंसी इशू करता है। इट वाज पास्ड इनटू लॉ इन 1956। अंडर दिस सिस्टम Reserve Bank maintain a minimum reserve of 200 crore in the form of gold and foreign security. Of this value of gold, 100 gold must be 115 crore. It means if the RBI want to print 200 rupees, they have to keep gold a value of 115 rupees and 85 rupees as a foreign security. Students, इसको एक ध्यान से जरा समझिए कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी आपकी कोई भी जो करेंसीज प्रिंट होती हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाती हैं, बल्कि बाकायदा एमआरएस सिस्टम जो होता है यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत होती हैं। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये बात कहता है कि आरबीआई को 200 करोड़ की वैल्यू रखना होगा, किसमें, गोल्ड में प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज में रखना होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आरबीआई 200 रुपए की नोट प्रिंट कर रही है तो अच्छा, उसमें एक और बात है कि 200 करोड़ का जो गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी रहेगा, उस 200 करोड़ में 115 करोड़ क्या है, गोल्ड रहेगा। इसका मतलब कि 200 रुपए की नोट अगर प्रिंट करना है तो 115 रुपए का गोल्ड बैकअप के लिए रखना होगा और 85 रुपया फॉरेन सिक्योरिटी के तौर पे रखना होगा पीछे की तरफ से। अगर ये पीछे बैकअप के तौर पे रखा जाएगा देन ओनली इट इज पॉसिबल कि नोट की प्रिंटिंग हो सकेगी। आरबीआई के 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, एक आपका मैसूर में है, दूसरा डिबास में है, सलबोनी और नासिक में है। कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट ओन्ड बाय SPMCIL और इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कहाँ कहाँ मिंट किया जाता है, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता एंड नोएडा। तो ये बात हमको मेन याद रखना है कि आरबीआई जो नोटों की प्रिंटिंग करती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के साथ करती है, जिसमें 200 करोड़ की वैल्यूएशन गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का कम से कम गोल्ड होना चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वेरी डिस्कशन ऑफ मनी, जिसपे हमने बात किया। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक सवाल आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो मनी से रिलेटेड हमने कुछ बात किया। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करूंगा। बेसिकली आई विल टॉक अबाउट आई विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द एमसीक्यूज। वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हर चैप्टर में इस पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा ताकि चीजें आपको थोड़ा कॉन्क्रीट तरीके से समझ में आ सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।